हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 135 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो क्वेश्चन है वो 65 नंबर से शुरू होगा, जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। इंडिका किसकी रचित पुस्तक है? इंडिका किसकी रचित पुस्तक है ये बताना है। कौटिल्य की है, क्षेमेंद्र की है, मेगस्थनीज की है या प्लिनी की है? तो आंसर जाएगा सी के साथ, मेगस्थनीज। इंडिका पुस्तक के रचनाकार जो हैं, रचयिता जो हैं, लेखक जो हैं वह मेगस्थनीज हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम ही इंडिका है। तो ऑप्शन सी आपका सही था। व्याख्या देख लीजिए। मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेलुकस का राजदूत रह चुका था। मेगस्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया था। आगे देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है। सन 1750 में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? सन 1750 में अशोक जो है स्तंभ लेख का जो है पता सर्वप्रथम किसने लगाया था ये बताना है। ऑप्शन ए है जेम्स प्रिंसेप, बी है अलेक्जेंडर कनिंगम, सी है टेफे थैलर और डी है विलियम जोन्स। तो आंसर जाएगा सी के साथ, टेफे थैलर। टेफेन थैलर जो है उन्होंने सर्वप्रथम जो है अशोक के स्तंभ लेख का पता लगाया था और 21 सन में लगाया गया था। तो 1750 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देखिए। 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता टैफे एलेयर ने लगाया था। टैफर एलेयर ने लगाया था। यह अभिलेख जो है दिल्ली मेरठ अभिलेख था। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। किसमें? किस सन में? 1837 ईस्वी में। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। अगला पॉइंट है। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि प्रसिद्ध जो इतिहासकार है, कौन सा ऐसा इतिहासकार है जिसने अशोक के इतिहास को अभिलेखों के आधार पर लिखा है? तो वह है D.R. भंडारकर। इसको नोट करिएगा। अगला पॉइंट है आपका। स्ट्रेबो ने मेगस्थनीज के विवरण को पूर्णतः असत्य एवं अविश्वसनीय बताया है। स्ट्रेबो ने क्या है, मेगस्थनीज का जो विवरण है उसको असत्य बताया है और अविश्वसनीय बताया है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। 67 नंबर क्वेश्चन है। 67। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरणों में विभक्त है? अध्याय से इसका सेंस लगा सकते हैं। 9 में, 13 में, 15 में या 17 में? तो आंसर जाएगा सी के साथ, 15 में। कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो 15 अधिकरणों में विभक्त है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। व्याख्या देख लीजिए। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण अर्थात भाग हैं। 18 जो है 180 प्रकरण है, उपभाग है। जो भाग कितने हैं? अर्थशास्त्र के कुल 15 भाग है और कितने उपभाग हैं? तो 180 उपभाग हैं और कुल मिलाकर 600 इसमें क्या है, 6000 इसमें श्लोक हैं। यह ग्रंथ अन्य पुरुष की शैली में लिखा गया है। इसकी रचना कौटिल्य ने किया है।
कौटिल्य, अगला तथ्य है कुछ, कौटिल्य ने राज्य को 7 तथ्यों से निर्मित माना है। कौटिल्य ने राज्य को कितने तथ्यों से निर्मित माना है? तो 7 तथ्यों से माना है। इन्हें राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। जहाज रानी का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में मिलता है। जहाज रानी का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो अर्थशास्त्र में मिलता है। इसके अनुसार जहाज रानी पर राज्य का नियंत्रण था। स्ट्रेबो ने भी जहाज रानी पर राज्य के नियंत्रण की बात कही है। आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने प्रकरण में विभाजित है? उपभाग में कितने? भाग तो 15 थे, लेकिन जो प्रकरण है उसमें उपभाग, प्रकरण को उपभाग बोला गया है, तो एक कितने उपभागों में विभाजित है ये बताना है। 180, 160, 260, 150। तो आंसर जाएगा 180। अभी हमने ऊपर इसके व्याख्या को देखा था कि जो अर्थशास्त्र है 15 उसके भाग हैं, तो 180 उसके क्या हैं? उपभाग हैं, और 6000 उसके क्या हैं? श्लोक हैं। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है आपका, 69 है। अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? अर्थशास्त्र की ग्रंथ जो है, अर्थशास्त्र जिसके लेखक कौटिल्य हैं, उसके जो पुस्तक है उसका विषय वस्तु क्या है? धार्मिक ग्रंथ है, आर्थिक धार्मिक ग्रंथ है, सामाजिक ग्रंथ है, या राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर जाएगा डी के साथ, राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ है। मतलब राजनीतिक विषय पे लिखा गया ग्रंथ है आपका अर्थशास्त्र, तो इसको याद रखिएगा। अर्थशास्त्र कोई अर्थव्यवस्था पे लिखी गई ग्रंथ नहीं है, ये राजनीतिक व्यवस्था पे लिखी गई ग्रंथ है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आप सही कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ऐतिहासिक के जगह अगर हम अर्थशास्त्र कर ले तो अच्छा रहता दोस्तों। ये थोड़ा ऐतिहासिक तो होता है, लेकिन पूरी तरह ऐतिहासिक नहीं है, राजनीतिक ग्रंथ मतलब पुस्तक है। तो राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय क्या है? ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक जो है नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। आगे देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र पुस्तक है, वही चीज राजनीतिक शास्त्र की, अर्थशास्त्र की, समाजशास्त्र की, या धर्मशास्त्र की? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक शास्त्र की। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है जिसके लेखक कौटिल्य हैं, वह पुस्तक राजनीतिक शास्त्र की है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसके अनुसार दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था ये बताना है। परिहार कहा जाता था, धर्म स्थली कहा जाता था, कंटक शोधन कहा जाता था, दंडाधिकरण कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। धर्म स्थलीय कहा जाता था, अस्थीय कहा जाता था। धर्म अस्थि कहा जाता था दीवानी न्यायालय को। धर्म अस्थि किसको बोला जाता था? अस्थीय। धर्म अस्थि जो है दीवानी न्यायालय को बोला जाता था। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देखते हैं। अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण में दीवानी न्यायालय तथा उसके संगठन एवं कार्यों की विवेचना है। अर्थशास्त्र के जो तीसरा मतलब अधिकरण है, और टोटल अधिकरण की बात किया जाए तो 15 टोटल अधिकरण है, और आपका 180 जो है उपभाग हैं। उपभाग कितने हैं? 180 हैं, जिसको प्रकरण कहा गया है। अधिकरण आपके 15 हैं। अधिकरण का मतलब भाग से ले लेंगे, और श्लोकों की संख्या जो बताई गई है वो 6000 बताई गई है। किसमें? तो अर्थशास्त्र में। तो ये सब याद रखिएगा। अर्थशास्त्र का जो तीसरा अधिकरण है उसमें दीवानी न्यायालय तथा उसके संगठन तथा उसके कार्यों का क्या है? विवेचना किया गया है। दीवानी न्यायालय को धर्म अस्थीय न्यायालय कहा जाता था। दीवानी जो न्यायालय है उसी को धर्म
न्यायालय कहा जाता था। इसके न्यायाधीश को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था। जो दीवानी न्यायालय का या धर्मस्थीय न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसको धर्मस्थ कहते थे या व्यवहारिक कहते थे। ये दोनों वाक्यों का प्रयोग किया जाता था न्यायाधीश जो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था उसके लिए। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है आपका। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी। कौटिल्य के अनुसार जो कंटक शोधन थी वो क्या थी? दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, राजस्व न्यायालय, उपयुक्त सभी। तो 72 का आंसर जाएगा बी के साथ आपका फौजदारी न्यायालय। जो फौजदारी न्यायालय था उसी को कंटक शोधन कहते थे। क्या कहते थे? कंटक शोधन का प्रयोग फौजदारी न्यायालय के लिए किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के थे। एक धर्मस्थीय तथा दूसरा था जो कंटक शोधन। धर्मस्थीय और कंटक शोधन न्यायालय था। धर्मस्थीय न्यायालय जो था वो दीवानी न्यायालय था और कंटक शोधन जो न्यायालय था वो फौजदारी न्यायालय था। तो प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। जो प्रदेष्टा होता था वो क्या होता था? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक जो होता था वो दीवानी न्यायालय का क्या होता था? न्यायाधीश होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मपद्या शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्धि चरित्र वाले सिद्ध होते हैं उन्हें ही न्यायाधीश बनाना चाहिए। अमात्य जो भी अमात्य क्या है? धर्मोपदा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? न्यायाधीश बनाना चाहिए। अगर मतलब उनको क्या है कि उनका एक प्रकार से मतलब जांच किया जाए कि उनको अगर किसी प्रकार का प्रलोभन भी दिया जा रहा है तो उससे वो उसमें नहीं फंस रहे हैं, वैसे ही अमात्य को क्या है? न्यायाधीश बनाना चाहिए, ऐसा बात कहा गया है। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है। मौर्य के समय कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था हमने ऊपर अभी देखा था। तो क्या बोला जाता था उसको? प्रदेष्टा। प्रदेष्टा ऑप्शन डी आपका सही है। क्या बोला जाता था? प्रदेष्टा बोला जाता था। देष्टा, इसको याद रखिएगा, प्रदेष्टा। तो मौर्य के समय कंटक शोधन न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसको प्रदेष्टा न्यायाधीश के नाम से जाना जाता था। और इसी जो कंटक शोधन न्यायालय होता था वही फौजदारी न्यायालय होता था। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? कौन सा विभाग जो था कंटक शोधन से संबंधित था? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, न्यायपालिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। न्यायपालिका जो है कंटक शोधन से संबंधित था, तो न्यायपालिका आप आंसर कर लेंगे। व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य प्रशासन में दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। एक है जो पहला है धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय को जो कंटक शोधन न्यायालय है उसी को फौजदारी न्यायालय कहा जाता था, जिसका प्रमुख क्या होता था? प्रदेष्टा होता था। और धर्मस्थीय न्यायालय का जो होता था उसको दीवानी न्यायालय कहा जाता था। धर्मस्थीय न्यायालय को क्या कहते थे? दीवानी न्यायालय कहते थे। और इसका जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे? धर्मस्थ बोलते थे या व्यवहारिक बोलते थे। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे पॉइंट, मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च न्यायाधीश सम्राट होता था जो सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई करता था। दंड विधान अत्यंत कठोर थे मौर्य प्रशासन में। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन है आपका। मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है? मेगस्थनीज ने अपनी जो पुस्तिका उसकी पुस्तक है जिसका उसने रचना किया उस पुस्तक का नाम है इंडिका। उसने इंडिका में जो समाज है, भारतीय समाज है, उसको कितने भागों में डिवीजन किया है, बांटा है, ये बताना है। तो 4 वर्गों में बांटा है, 6 वर्गों में या 8 वर्गों में या 7 वर्गों में। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। उसने 7 वर्गों में भारतीय समाज को पूरी तरीके से बांटा है। 7 वर्गों का उसने उल्लेख किया है। ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं उस 7 वर्ग कौन कौन से हैं।
तो मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है, जैसे दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही अपने से भिन्न पेशा को ही अपना सकता था। इस बात की पुष्टि कौन करता है? मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टोटल क्वेश्चन जिनके व्याख्या आपने देखें। हम आगे भी इसी टॉपिक पे अभी चर्चा चलेगा। अभी ये टॉपिक बड़ा है, तो आपसे इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। डेली आप 10-15 क्वेश्चन और उनके व्याख्या देखते रहेंगे। एक प्रकार से आप रिपीट करते रहेंगे और आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे पूरी पुस्तक याद हो जाएगी। दोस्तों, आप पूरी हिस्ट्री में जो है मास्टर माइंड टाइप के हो जाएंगे। आपको हिस्ट्री का एक व्यू बन जाएगा। तो ये याद रखिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि।